हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 27 अगस्त संडे को बिल्कुल भी ऐसे आर्टिकल्स नहीं हैं जो हम लोगों ने कवर नहीं किए हैं। पहले हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में सारे आर्टिकल जो भी आए हैं पहले ही रिपीटेटिव थीम पे हैं और ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। जो आर्टिकल नहीं कवर किए थे पिछले हफ्ते में वो आज कवर करेंगे, जैसे कि क्राफ्टिंग सेफ जनरेटिव एआई, ये हिंदू में आर्टिकल आया था। और एक और आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया था जनरेटिव एआई के ऊपर, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन के बारे में बात की गई थी। एम्प्लॉयमेंट के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं इंडिया के ऊपर क्या पड़ेंगे उसके बारे में बात की गई थी। ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे और बेसिकली इसका सॉल्यूशन क्या है इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे जनरेटिव एआई के ऊपर। इसके अलावा 2-3 न्यूज़ हैं जो आज हमने कवर की, जो स्टैटिक न्यूज़ है, जैसे कि नेशनल स्पेस डे के बारे में 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाएगा। उसके अलावा आईएसएस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है और थर्मोस्फियर में है। बेसिकली आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईएसएस कौन सी एटमॉस्फेयर लेयर में है। इसके अलावा तेराई टाइगर्स के बारे में कुछ रिसर्च आई है, इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी में रिपीट पहले आ चुका है एलिफेंट को लेके, तो इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक लिया है। बाकी इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं थे जो स्टैटिक के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए खासकर, वो सब हमने कवर कर दिया है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारा जो आज का फर्स्ट आर्टिकल है वो है क्राफ्टिंग सेफ जनरेटिव एआई सिस्टम। ये बेसिकली आर्टिकल 21 अगस्त को द हिंदू में आया था। उसी दिन एक और आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, वो भी जनरेटिव एआई सिस्टम के बारे में था और डिसरप्शन के बारे में, जो वो क्रिएट कर सकता है, जो प्रॉब्लम वो क्रिएट कर सकता है। दोनों आर्टिकल को मर्ज करके आज डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग आर्टिकल था, बहुत डिटेल में एनालिसिस करने वाला था, इसलिए हमने संडे के लिए रख दिया था। तो शुरुआत करते हैं कि क्या है आर्टिकल। बेसिकली जो जीआई जनरेटिव एआई सिस्टम है जो किस पे बेस्ड है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे, ठीक है। और ये नेक्स्ट रिवॉल्यूशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने वाला है उसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। अगर आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात करें तो वही अलोन पर ईयर कितना 2.6 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन तक डॉलर तक के जो है क्या कर सकता है, इकोनॉमी में ऐड कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, जनरेट कर सकता है रेवेन्यू। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि ये जनरेटिव एआई सिस्टम है क्या। ये जनरेटिव एआई सिस्टम बेसिकली क्या होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बनाए गए होते हैं। जैसे कि आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ एआई सिस्टम का। चैट जीपीटी जो कि ओपन एआई ने बनाया था, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। लामडा जो कि गूगल ने अभी बिल्ड किया है रिसेंटली, बार्ड जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, पाम जो है गूगल का है और चिंचिला डीप माइंड का है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा, आपके प्रीलिम्स के लिए, स्टैटिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अलग अलग कंपनीज द्वारा जनरेटिव एआई सिस्टम बनाए गए हैं जो कि किसके ऊपर हैं, बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर हैं। अब है क्या ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। It is a type of AI algorithm that uses deep learning techniques and massively large data set to understand, summarize, generate and predict new content। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये एक एल्गोरिदम है, एआई बेस्ड एल्गोरिदम है जो कि क्या यूज़ कर रहा है, डीप लर्निंग टेक्निक्स यूज़ कर रहा है। डीप लर्निंग टेक्निक के बारे में डिटेल में चर्चा नहीं कर सकते, नहीं तो और आधा पौन घंटा लग जाएगा उसमें। सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जो डीप लर्निंग होती है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे बेस्ड होती है, जो कि इंसान का जैसे दिमाग न्यूरल नेटवर्क पे बेस्ड होता है उसी तरीके से कंप्यूटर भी, मशीन लर्निंग भी जो है न्यूरल नेटवर्क पे बेस होती है, और डीप लर्निंग उसी का एक सबसेट है जो कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे बेस होता है। और आप जब भी इसमें कोई डेटा देते हैं तो वो प्रोसेस होता है, समराइज़ किया जाता है, उसे अंडरस्टैंड किया जाता है और ह्यूमन की तरह बिहेव करने की कैपेसिटी होती है उस मशीन की जो डीप लर्निंग से रिस्पॉन्स कर रही है। तो यही जो हमारी लैंग्वेज मॉडल है वो बेसिकली किसके ऊपर है, डीप लर्निंग टेक्निक के ऊपर। और अगर आप लार्ज डेटा, मैसिव डेटा अगर आप देते हैं तो वो ईजिली क्या कर सकता है, उस डेटा को अंडरस्टैंड कर सकता है, समराइज़ कर सकता है, जनरेट एंड प्रिडिक्ट न्यू कंटेंट। ये मेन चीज़ है, यही जनरेटिव एआई सिस्टम है। ये जितना भी डेटा आप इसमें देते हैं उसको प्रोसेस करते हैं, ये डीप लर्निंग टेक्निक से समराइज़ करते हैं, और आपकी जो भी क्वेरीज है, अगर आपको कोई नया डेटा चाहिए, आपको मेंस के आंसर चाहिए, आप प्रॉपर चैट जीपीटी में क्वेश्चंस लिखो, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको पीएचडी के लिए थीसिस बनाना है, आप चैट जीपीटी को डालो, मिल जाएगा। आपको स्लाइड्स बनानी है, आप चैट जीपीटी में डालो, स्लाइड बना के दे देगा। तो जितना उसके पास डेटा होगा उससे बेस्ट कंटेंट वो न्यूली जनरेट करेगा। आपको म्यूज़िक बनानी है, आप म्यूज़िक के लिए डालो, आपको गाने लिखवाना है, आप गाने के लिए पोयम लिखवानी, पोयम। तो ये सब क्या है,
जैसे ह्यूमन बिहेव करता है, जैसे ह्यूमन करते हैं, वैसे ही सेफ जनरेटिव एआई सिस्टम बिहेव कर रहे हैं। समझ में आया क्या? तो ये सारी चीज़ें अब क्या होने वाली है, आने वाले समय में रिवॉल्यूशनाइज करने वाली है। जो भी हमारी जो बेसिकली जो ह्यूमन काम कर रहे थे वो अब मशीन काम कर रही है। तो आपके जो सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक है उसको बदलने वाली है, रिवॉल्यूशनाइज करने वाली है। उसके जो इम्पैक्ट होंगे वो पॉजिटिव तो हैं ही, लेकिन उसके डिसरप्टिव इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिनके बारे में ये पूरे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे क्या कि चैट जीपीटी क्या है। बेसिकली एक एग्जांपल है लार्ज लैंग्वेज मॉडल का। चैट जीपीटी जैसे एग्जांपल है वैसे ही बाकी भी हैं, जैसे लामडा हो गया, बार्ड हो गया, चिंचिला हो गया और पाम हो गया। सबके बारे में आपको ये याद रखना है। स्टैटिक में जो है पूछ सकता है, स्टेट पीसीएस एग्जाम में तो ये क्वेश्चन फिक्स ही है, आप मान के चलो। ठीक है, उसके बाद चैट बोर्ड की तरह भी काम कर सकता है। आपको कोई भी क्वेरी आपने डाला, वहाँ से रिस्पॉन्स आया। जैसे कि इंसान बात कर रहा है वैसे ही अब क्या मशीन बात करेगी, बॉट बात करेगा। ठीक है, तो विच इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, विच इज़ अ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, ग्रेट एट प्रिडिक्टिंग नेक्स्ट वर्ड इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड। ठीक है, तो ये बेसिकली चैट जीपीटी शुरुआत की बात कर रहे हैं। चैट जीपीटी 4 तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। तो बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे ये सब बेस्ड होते हैं, न्यूरल नेटवर्क पे सारी एल्गोरिदम बेस्ड होती है। आप इनको लार्ज कंटेंट दो, डेटा दो, या आपको नई चीज़ जनरेट करके देंगे, ऐसे देंगे जैसे कि ऐसा लगेगा आपको कि ह्यूमन लिख रहा है, या फिर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि कौन ने ये डेटा क्रिएट किया है, ये ह्यूमन है या फिर बॉट है। ठीक है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी आगे क्रिएट करेगा। क्या क्या इश्यूज़ हैं? सबसे पहले तो टॉप टू डाउन अप्रोच है। टॉप टू डाउन अप्रोच मतलब जो भी डेटा होगा वो ये कंपनी है वही इसे क्या करेगी, ट्रेन करेगी, डेटा देगी, और फिर ये ट्रेनिंग जो है बेसिकली जितना भी डेटा होगा उसमें कई सारे इश्यूज़ क्या होंगे, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। अब ये कंपनी सारा डेटा दे रही है, तो जो भी हमें रिजल्ट्स मिलेंगे इस डेटा के हिसाब से ही मिलने वाले हैं, क्योंकि इसे ही तो प्रोसेस करके नया डेटा बनेगा। अगर इसमें मान लीजिए कि इनहेरेंट बायस हो, वैसे भी ह्यूमन में ही बायस होता है, तो अगर डेटा में तो बायस होना ही होना है, तो रिलीजन, रेस, कास्ट बेसिस पे ऐसे बायस हो सकता है। तो ये एथिकल इशू है सबसे बड़ा। उसके अलावा अगर देखें तो थ्रेट टू लैंग्वेज डाइवर्सिटी, क्योंकि जो इंग्लिश है वही इंटरनेट की लैंग्वेज है, तो जो भी रिस्पॉन्स मिलना है वो इंग्लिश में ही मिलना है। एक चीज़ मैं आपको बताने वाला था इसमें कि हाँ, बस इतना ही है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद अनरीजनेबल इंटेलिजेंट रिस्पांस। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो रिस्पांस मिले वो सही मिले, है ना। हो सकता है कि वो आपको बहुत ही छोटा व्यू दे, पैरोकियल व्यू दे, मायोपिक व्यू दे, ना कि मल्टी डायमेंशनल व्यू दे, है ना। तो इसलिए यूपीएससी का एग्ज़ाम तो ये क्लियर नहीं कर पाएगा मेंस का, क्योंकि यूपीएससी में चाहिए मल्टी डायमेंशनल व्यूज़, और इसलिए प्री भी जो है ये क्लियर नहीं कर पाया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि थोड़ा ब्रॉड जो है अप्रोच चाहिए होती है अपने यूपीएससी एग्ज़ाम में, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए होती है। एक सिंगल तरीके से आप सोच नहीं सकते, अलग अलग जगह से आपको सोचना होता है। तो इसलिए प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पा रहा है चैट जीपीटी, और कुछ अटैम्प्ट लगेंगे तो हो सकता है हो जाए। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू डिस्टिंग्विश पीपल फ्रॉम बॉट। ठीक है, अपन नहीं समझ सकते कि ये कंटेंट किसने बनाया है, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते बॉट को। आपको एक और बात बताता हूँ जो इंटरेस्टिंग सी है ट्विटर की। ठीक है, ट्विटर पे क्या था, ट्विटर जब खरीद रहा था एलॉन मस्क, तो उसने ट्विटर तो ले लिया, लेकिन उससे बाद में पता चला कि जो इसमें यूज़र्स हैं वो एक्चुअली बॉट ज़्यादा हैं, और उसने जो प्राइस लगाया वो कहीं ज़्यादा कॉस्टली है। और फिर वो जो है बाद में कैंसिल भी करने वाला था डील, लेकिन उसके बाद फिर वो जो भी सिचुएशन हुई या जो भी सर्कमस्टांसेस हुए तो वापस नहीं लिया उन्होंने। लेकिन ट्विटर में भी बॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया में बॉट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग सब्सक्राइबर खरीद सकते हैं अपने बॉट्स के थ्रू, कई सारे बॉट जो है सब्सक्राइबर की तरह क्लिक कर सकते हैं, आप पता नहीं चलेगा कि आप रोबोट हैं कि ह्यूमन है। ठीक है, तो ये सब सारी प्रॉब्लम्स आने वाले समय में। और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे? तो बैंक फ्रॉड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि क्लोन एआई वॉइसेस को यूज़ करके आपका जो भी बैंक का डिटेल है मांग लिया, आपके मैनेजर की आवाज़ निकाल के, ये सब क्लोन करके, तो ये सब इश्यूज़ बहुत आने वाले हैं। उसके अलावा बॉट कैन इन्फ्लुएंस इलेक्शन थ्रू नरेटिव। फॉर एग्जांपल इन ट्विटर, बॉट हैं अगर ट्विटर में, तो वो पूरे के पूरे एक ही ट्वीट चल रहे हैं, अपने यहाँ होता है बहुत सारा। तो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करना क्या होता है, इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं, नरेटिव सेट कर सकते हैं कि ये भाई देखो इसी की हवा है, नरेटिव सेट करके ही इलेक्शन जीते जाते हैं। अगर आपको 2014 का इलेक्शन होगा तो मोदी वेव चल रही है। ठीक है, उस मोदी वेव में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक वेव बन जाती है, तो लोगों को लगता है यार जीत तो यही रहे हैं। जब जीत यही रहे हैं तो होता यह है कि जो
ट्रेडिशनल वोटर है ना। कुछ वोटर्स कांग्रेसी हैं, कुछ वोटर बीजेपी हैं। जो हार्डकोर कांग्रेसी हैं वो हार्डकोर कांग्रेसी हैं, जो बीजेपी वाले हैं वो बीजेपी वाले हैं। लेकिन जो मैक्सिमम वोट, जो स्विंग वोटर होता है, जो एम्बीवेलेंट वोटर होता है, जिसे पता नहीं होता है कहाँ डालना है, वो हमेशा कहाँ जाता है, वो लास्ट मोमेंट पे वहीं जाता है जिसकी हवा होती है, या फिर जो जीतने वाला होता है वो ये सोचता है कि यार मेरा जो वोट है वो वेस्ट क्यों हो। और यही सोच के साथ ये माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, जो कि वेव किसकी, और ये वेव जो है आजकल ट्विटर से बहुत आसान हो गया है। प्रोपोगंडा चल रहा है, ट्विटर बहुत टॉक्सिक प्लेटफॉर्म है, पता नहीं इसमें कितने सच्चाई है, कितनी इन्फॉर्मेशन तो डीप फेक से जो है बनाई जा रही है, वो मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये बहुत ख़तरनाक है डेमोक्रेसी के लिए। आपने एक और वो केस था, लोगों की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, लोगों की जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है, उन मतलब आपका जो डेटा है वो आप क्या पसंद कर रहे हो क्या नहीं पसंद कर रहे हो, वो यूज़ करके इलेक्शन जो है इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे कई कंपनी हैं जो ये सब कर रही है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं एआई से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ के। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम वो है डीप फेक्स की। डीप फेक्स कैन डिस्ट्रॉय पीपल्स लाइफ। जैसे कि एआई जनरेटेड पॉर्न ऑफ वुमेन, अगर ऐसा कुछ होता है तो पूरी वुमेन की लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब तक के पता चलता है तब तक के तो बहुत देर भी हो जाती है, और ऐसा रिसेंटली हुआ भी है। ठीक है, दिल्ली राइट की बात करें तो फेक वीडियोज़ और मिस इन्फॉर्मेशन पे पूरे दंगे हो गए थे दिल्ली में, है ना। अपने यहाँ वैसे भी छोटी छोटी बात पे लड़ाइयाँ हो जाती है, इतने सारे डिवीज़न है, फॉल्ट लाइन्स है, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे एक दूसरे को मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, है ना। यूनिटी तो है लेकिन डाइवर्सिटी भी कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, तो ये सब सारे इश्यूज़ हैं। अगर फेक वीडियोज़ और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाए, और जितना पोलराइजेशन है, जितनी पोलराइज अभी सोसाइटी है, आप इसको जो है एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं लोगों को भड़काने के लिए, दंगे करने के लिए। और इलेक्शन आने वाले हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये ज़्यादा दूर नहीं है जब ऐसे कुछ दंगे हों आने वाले टाइम में। तो अपने आप को बचा के रखिए। एआई जनरेटेड इमेज ऑफ बर्निंग वाइट हाउस स्पूक्ड इक्विटी मार्केट। ठीक है, रिसेंटली एक और चीज़ हुई थी कि एआई जनरेटेड इमेज थी जो वाइट हाउस को जलते हुए दिखा रही थी, पूरा का पूरा इक्विटी जो मार्केट है वो क्रैश हो गया था। ठीक है, तो अगर इस तरीके की न्यूज़ जो है, आपको पता है कि जो हमारे वो होते हैं मार्केट्स होते हैं, जो हमारे बाज़ार होते हैं, शेयर मार्केट्स, ये सब बहुत वनरेबल होते हैं। थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन पे सारी चीज़ें बदल जाती है। जैसे कि आपको पता होगा अदानी स्टॉक्स के बारे में, एक रिपोर्ट में पूरी अदानी के स्टॉक 80% गिरा दिए। बाद में पता चला कि वो उतना मतलब उतना ज़्यादा उसमें था भी नहीं, और वो बेसिकली उतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी नहीं थी। ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा एक न्यूज़ ने क्या कर दिया, पूरा 80% मार्केट जो है स्टॉक गिरा दिए अदानी के। तो इस तरीके की न्यूज़ जो है वो मार्केट के लिए बहुत ख़तरनाक है। उसके अलावा फेक न्यूज़ तो है ही, हमारे फेक न्यूज़ के नाम पे लिंचिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग कर दे रहे हैं लोग। तो ये बहुत बड़ा इशू है जो कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। तो ये सब सारी प्रॉब्लम है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आने वाले फ्यूचर में, वो क्या है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जो इन सब चीज़ों से होगा। अगर आप देखें तो रूटीन इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, डेटा एंट्री है, फिलिंग आउट फॉर्म इन सेक्टर सच एस कस्टमर सर्विस, रिसर्च, ब्लू कॉलर जॉब और लीगल सेगमेंट्स में बी अफेक्टेड। अगर आपको बात करें तो आने वाले समय में जैसे डेटा एंट्री है, आप लोग बहुत सारी जॉब होती है जो पेरोल जो है आपको करने के लिए सिर्फ डेटा एंट्री करनी रहती है। उस डेटा एंट्री करने के लिए आपको एक बार आपने कर दिया, और हर महीने वैसी चीज़ें हो रही है, आप सेट कर दो, एआई आपको बना के दे देगा। तो उसके लिए जो आपके लेबर्स लग रहे थे, जो एम्प्लॉयज़ लग रहे थे, वो सब नहीं लगेंगे। ठीक है, इंडिया में चीप लेबर थे, इसलिए सर्विस बेस्ड सेक्टर में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट था। उसके अलावा अगर बात करें तो कस्टमर सर्विसेज, बीपीओ, आईटी बीपीओ अपने इंडिया में बहुत फेमस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके बीपीओ इंडिया में हैं, क्योंकि अपने यहाँ इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो अब वो भी ख़त्म हो गया, अब इंग्लिश का फ़ायदा भी नहीं मिलने वाला है लोगों को, क्योंकि इंग्लिश के बेसिस पे जॉब अब नहीं मिलेगी आईटी बीपीओ में एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि अब तो सारा रिस्पॉन्स कौन कर देगा, चैट जीपीटी कर देगा, है ना। बोट है वो तो ह्यूमन की तरह रिस्पॉन्ड कर सकता है, फ़ोन पर बात कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। समझ में आया क्या? तो चैट जीपीटी ये सब जॉब ले लेगा, ब्लू कॉलर कई जॉब्स चली जाएंगी। और लीगल सेगमेंट, अब आपको लीगल के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, आप चैट जीपीटी से पूछा, आपको लीगल जो है जो भी आपकी क्वेरी होगी वो भी सॉल्व करके देगा। ठीक है, तो इंडिया आईटी सर्विस प्रोवाइडर जो है बहुत बड़ा लीडर है। क्यों है? क्योंकि अपने यहाँ चीप कोडर बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। बेसिकली अपने यहाँ सस्ते में कोडिंग करने वाले लोग मिल जाते हैं। अब कोडर की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो आप जितना भी प्रॉब्लम है उसको बोलो चैट जीपीटी को कि भाई हमें कोड बना के दो, आपका कुछ इशू है कोड में, आप उसमें डालो कि यहाँ एरर आ रहा है, वो सही करके देगा। तो कोडर वाली जॉब भी जाने वाली है आने वाले समय में, और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होने वाले हैं इंडिया की जो सर्विस सेक्टर है। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो जॉब जा रही है उससे ज़्यादा जॉब क्रिएट करके दे, ऐसा कहीं डिफाइन नहीं है। ऐसा सब लोग बोल रहे हैं लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बेसिकली ये सबसे बड़ा इशू है इस एआई जनरेटिव सिस्टम का। ठीक है, उसके अलावा
अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशन में अगर हम बात करेंगे तो क्या है, एक तो सबसे पहला सॉल्यूशन है कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एआई स्ट्रेटेजी को क्या करने की ज़रूरत है, बनाने की ज़रूरत है, ताकि सारे स्टेक होल्डर को क्या किया जाए, कनेक्ट किया जाए और एक रोड मैप बनाया जाए ताकि एआई का जो डिप्लॉयमेंट हो वो रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, एक तो मतलब ये एकदम आइडियल सा सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद आप फंडिंग और रिसर्च में जो है आपको बहुत तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा एआई की। इंडिया के पास ना चैट जीपीटी है, चाइना के पास भी अपना बेसिकली जो वो है जनरेटिव एआई सिस्टम चाइना के पास है, यूएस के पास है, दोनों बेहतर स्थिति में है। इंडिया के पास ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है, तो इसका फ़ायदा भी नहीं उठा पाएंगे हम। तो ज़रूरी है कि हमें फंडिंग रिसर्च को जो है करना बहुत तेज़ी से बढ़ाना ज़रूरी है। उसके बाद आपको वर्कर को जॉब डिस्प्लेसमेंट से सोशल सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसी पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है ताकि प्रोटेक्ट किया जाए कि लोगों की जॉब ना जाए, उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए जाएँ और साथ में री स्किलिंग दिया जाए। ऑटोमेशन इंटीमेशन बाय बिजनेस, अगर ऑटोमेशन करने वाला है बिजनेस तो उसके पहले उसे 3 महीने या 6 महीने के पहले इंटीमेट करना होगा सारे एम्प्लॉयज़ को, साथ में उनको सपोर्ट करना होगा जो ट्रेनिंग के थ्रू, है ना, जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको क्या करना होगा, ट्रेन करना होगा। इस तरीके के इश्यूज से क्या कर सकते हैं, हम डील कर सकते हैं जो एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं। ठीक है, इस तरीके के सॉल्यूशन से हम एम्प्लॉयमेंट के जो इश्यूज़ हैं वो डील कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क। ठीक है, ये हमारा जो प्रॉब्लम है वो कौन से डीप फेक डीप इन्फॉर्मेशन इन सबको जो है क्या करने के लिए है, बेसिकली डील करने के लिए। अगर आइडेंटिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क बना दिया जाए, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ जनरल, जैसे ब्लू टिक है ट्विटर में, अगर सिर्फ ह्यूमन को दिए जाएँ या फिर ऐसे, और वो किस बेसिस पे हो सकता है, अगर आधार आप दे पा रहे हैं तो आधार बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है, बायोमेट्रिक के ऊपर। तो बायोमेट्रिक सिर्फ ह्यूमन के पास होता है और आधार अगर बन रहा है सिर्फ ह्यूमन का ही बन पाएगा। तो अगर आधार से हमें ब्लू टिक मिल रहा है तो ये जो ब्लू टिक वाले जितने भी लोग होंगे वो इन्फॉर्मेशन देंगे, वो इंश्योर करेगा कि वो पर्सन ने इन्फॉर्मेशन दी है, भले ही वो इन्फॉर्मेशन सही हो या गलत, लेकिन उसके लिए वो अकाउंटेबल कौन होगा, वो पर्सन होगा। उसी जो है पर्सन की फिर जो इन्फॉर्मेशन होगी, आप फेक न्यूज़ को क्रिमिनलाइज़ कर दीजिए। अगर गलत न्यूज़ दे रहे हैं तो उसे क्या कर दीजिए, क्रिमिनलाइज़ कर दीजिए। तो हमें पता तो चल जाएगा कि इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर आदमी ने दिया है। उसके बाद आपकी फेक न्यूज़ क्रिमिनलाइज़ करना तो भी आसान है, अदरवाइज़ तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो आइडेंटिटी वाला इशू है वो सॉल्व कर सकते हैं। रिसेंटली एक वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट चालू हुआ है जो कि सेम चैट जीपीटी का जो सीईओ है उसी के द्वारा शुरू किया गया है। वर्ल्ड कॉइन में भी यही कंसेप्ट है कि आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी जो आईज़ है उसका क्या कराना है, आपको स्कैनिंग करा के इनको देना है, ताकि क्या कर सकें, बॉट से डिफरेंशिएट कर सकें। एक डेटा बना रहे हैं पूरी दुनिया का एक ही जगह पे, जो कि डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। क्योंकि ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है इसलिए इसमें हैकिंग होने के चांसेस कम हैं। और आधार जैसे ये तो सेंट्रलाइज है, ये डिसेंट्रलाइज है वर्ल्ड कॉइन। ठीक है, तो बेसिकली ये सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज का फ़र्क है। और आधार को आसान है क्योंकि सेंट्रलाइज है इसलिए हैक किया जा सकता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज चीज़ों को हैक करना मुश्किल होता है। समझ में आया क्या? तो ये बेसिकली हमारा पूरा का पूरा जो है आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक ऐप के बारे में इस आर्टिकल में लिखा हुआ है जिसको मैं बता देता हूँ, जो कि जुगलबंदी ऐप है, जो कि यूनिवर्सल ट्रांसलेटर है। ठीक है, जो कि रूरल इंडिया में क्या हो रही है, ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। वो बेसिकली क्या करती है, जो भी क्वेरीज होती है उसे लोकल लैंग्वेज में रहती है, इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करती है, उसका आंसर ढूंढती है और फिर नेटिव लैंग्वेज में उसे प्रेजेंट कर देती है। तो बेसिकली जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसको डेमोक्रेटाइज करा जा रहा है। और बेसिकली जो इकोनॉमी है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन अगर एक्सेस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो वेलबींग है इकोनॉमी की वो आराम से बढ़ जाएगी और लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये जुगलबंदी ऐप के बारे में आपको बताना था, बस यही हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे और सारे के सारे जो इश्यूज़ हैं वो आ गए होंगे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है और बेसिकली न्यूज़ है वो है नासा एंड स्पेस एक्स क्रू ऑफ 4 ब्लास्ट ऑफ टू ISS। तो नासा और स्पेस एक्स के थ्रू जो है क्या किया गया है, हमने 4 कंट्री के जो एस्ट्रोनॉट हैं उन्हें अबोर्ड कराया है ISS में। नासा एंड स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ब्लास्टेड ऑफ ऑन सैटरडे कैरिंग 4 एस्ट्रोनॉट टू अ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जो 4 एस्ट्रोनॉट हैं वो अलग अलग कंट्री के हैं, जैसे कि डेनमार्क है, रशिया के हैं, अमेरिका का है और जापान के हैं। ठीक है, तो चारों एस्ट्रोनॉट को क्या किया है, अबोर्ड किया है किसके स्पेसक्राफ्ट में, स्पेस एक्स के जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है। ठीक है, जहाँ पर बेसिकली क्रू मेंबर रहेंगे और लिफ्ट ऑफ किससे किया है, जो फैल्कन 9 रॉकेट है उसके थ्रू। ठीक, फैल्कन 9 से हमने क्या किया है, लिफ्ट ऑफ किया है। स्पेस एक्स का जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है वो बेसिकली
चारों लोगों को लेके जाएगा, चारों क्रू को वहाँ पर लेके जाएगा। कहाँ पर? ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेके जाएगा। अलग से बात करेंगे ISS है क्या। ये न्यूज़ थी। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये न्यूज़? क्योंकि रशिया ने यूक्रेन वॉर के बाद यूनिलैटरली सपोर्ट हटा दिया था, और इससे पहले जो स्पेस क्राफ्ट यूज़ किया जाता था वो सिर्फ रशिया का हो सकता था और कोई अल्टरनेटिव नहीं था। लेकिन रिसेंटली स्पेस एक्स का जो अल्टरनेटिव है ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट, उसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया और सक्सेसफुली जो है भेजा गया है। ठीक है, अब क्यों भेजा गया है, क्या मेन गोल क्या है, पर्पस क्या है? तो ये जो क्रू हैं लगभग 6 महीने रहेंगे ISS में, और वहाँ पर कई सारे साइंस के एक्सपेरिमेंट करेंगे और बेसिकली चेक करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ सर्वाइव कर पा रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं ISS की कि ISS है क्या। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, या फिर बोलना चाहिए कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि ह्यूमन के लिए हैबिटेबल बनाई गई है। कहाँ पर है ये? इट्स बेसिकली 300 to 400 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पे इसे बनाया गया है। लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है ये ह्यूमन का जो कि स्पेस में रखा गया है। किस किस के कॉपरेशन से बनाया गया है ये? 5 इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी के, 5 कंट्री के नहीं, 5 इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी के। कौन कौन सी? नासा जो कि US की है, रॉसकॉस्मॉस जो कि रशिया की है, जाक्सा जो कि जापान की है, कैनेडियन जो कि कनाडा की है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। क्योंकि ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है इसलिए कंट्री का नाम नहीं ले सकते, 5 इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल ट्रीटी के हिसाब से सबका जो है एग्रीमेंट है कि कौन कितना यूज़ कर सकता है, कैसे यूज़ कर सकता है, और भी कंट्री इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन ये 5 लोगों के कॉपरेशन से बनना शुरू हुआ था 1998 में, 2011 में ये कंप्लीट हो गया है। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि चाइना भी अपना क्या बना रहा है, स्पेस स्टेशन बना रहा है, जिसका नाम क्या है, तियांगोंग स्पेस स्टेशन। ठीक है, रशिया 2025 तक खुद का स्पेस स्टेशन डेवलप कर रहा है। इंडिया को रशिया ने ऑफर किया था साथ में बनाने के लिए, लेकिन इंडिया ने जो है मना कर दिया है और बोला है कि गगनयान कंप्लीट होने के बाद इंडिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन डेवलप करेगा। ठीक है, तो ये कुछ स्पेस स्टेशन के बारे में हो गया। हाई फ्लाइंग सैटेलाइट इज़ अ लेबोरेटरी फॉर ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म फॉर एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट एंड जियोलॉजिकल रिसर्च। तो जो हाई फ्लाइंग सैटेलाइट है ना, बेसिकली ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि लेबोरेटरी का काम कर रही है ताकि हम क्या कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें, एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरमेंटल जियोलॉजिकल रिसर्च को परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो ये मेन पर्पस है ISS का। तो ISS के बारे में हो गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हमारी है मून लैंडिंग स्पॉट इज़ नाउ शिव शक्ति। तो रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने जहाँ पर हमारा चंद्रयान 3 का जो लैंडर लैंड किया है उस स्पॉट को नाम दिया है शिव शक्ति। और अगर चंद्रयान 2 की बात करें तो जहाँ पर हमारा लैंडर क्रैश हुआ था उस स्पॉट, उस फुटप्रिंट वाले एरिया को नाम दिया है तिरंगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है तिरंगा भी? आप तिरंगा को एथिक्स 4 में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ने इसमें ऐड किया है कि तिरंगा पॉइंट हमेशा याद दिलाते रहेगा कि फेलियर जो है एंड नहीं है, है ना। फेलियर इज़ नॉट एन एंड बट अ स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। अगर आप इस बार प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए या मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं पिछले साल, तो हो सकता है कि इस साल आप क्लियर कर जाएं, तो आपके लिए फेलियर एक स्टेप है टुवर्ड्स सक्सेस। ये रिमाइंड कराता है हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा? तिरंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है नेशनल स्पेस डे। ये भी जो है सेलिब्रेट किया जाएगा 23 अगस्त को। ये आपका एक क्वेश्चन फिक्स हो गया, स्टेट PCS में आता ही आता है। तो यही बताना था आपको कि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, और आपके स्टेट PCS इवन EPFO में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 2 आर्टिकल। नेक्स्ट हमारा लास्ट आर्टिकल है वो है व्हाट तेराई टाइगर्स ईट एंड व्हाट इट टेल्स अबाउट हैबिटेट। इस तरह का क्वेश्चन UPSC में एलिफेंट के लिए आ चुका है, इसलिए ही मैं ये आर्टिकल जो है ले रहा हूँ। अदरवाइज़ ये इतना इंपॉर्टेंट था नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन एलिफेंट के बारे में आ चुका है 2019 या 18 में। एलिफेंट का जो लीडर होगा वो कौन होगा, वो इसी तरीके के आर्टिकल से आया गया था। ठीक है, तो इसलिए हम ये ले रहे हैं। बेसिकली आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मेंस में इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। क्या है आर्टिकल? द डंग ऑफ टाइगर्स हैज़ हेल्प अ टीम ऑफ साइंटिस्ट एट WII अंडरस्टैंड द प्रे सिलेक्शन पैटर्न ऑफ द स्ट्रिप फेलाइन इन द इंडियन पार्ट ऑफ तेराई आर्क लैंडस्केप। तो जो डंग है, बेसिकली जो वेस्ट मटेरियल है जो टाइगर का, वो साइंटिस्ट को मदद कर रहा है प्रे सिलेक्शन पैटर्न को जानने में। जो प्रे सिलेक्शन मतलब जो शिकार किया जा रहा है जिसका, उनका सिलेक्शन कैसे किया जा रहा है तेराई रीजन में, वो पहचानने में साइंटिस्ट को मदद हो रही है फीकल मटेरियल के थ्रू, जो फीकल मटेरियल इकट्ठा किया जा रहा है। तो बेसिकली जो तल रीजन है, तेराई आर्क रीजन, इसमें 3 रीजन इंक्लूड है। एक शिवालिक रीजन है, दूसरा भाबर रीजन है, और तीसरा कौन सा रीजन है? तेराई।
ठीक है। तो तेराई रीजन थर्ड है। जो शिवालिक रीजन है ये फुट हिल्स ऑफ हिमालय वाला रीजन है। भाबर, जहाँ पर कि रिवर में बहुत सारे बड़े बड़े पीबल्स दिखते हैं और ऑलमोस्ट रिवर क्या हो जाती है, ढक जाती है, ख़त्म हो जाती है, दिखाई नहीं देती। और फिर अगेन रिवर आ जाती है तेराई रीजन में, जो कि डूब क्षेत्र कहलाता है ना, जहाँ पर आपको बहुत सारा पानी मिलेगा, दलदल टाइप का एरिया मिलेगा, उसे बोलते हैं तेराई रीजन। तो टोटल एरिया जो है इसमें अगर देखें, डेंसिटी जो आर्टिकल में दिया है वो टाइगर की 22% है। तो 22% डेंसिटी, बेसिकली 22% पॉपुलेशन इस TSC जो एरिया है, TAL जो एरिया है, तेराई आर्क लैंडस्केप इसमें है। ठीक है। तो क्या बता रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें पता चलेगी। और फीसेस ऑफ द एनिमल यील्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स लीनिएज, जेनेटिक रिलेटेडनेस, डाइट प्रेफरेंस, पॉपुलेशन स्टेटस एंड द यूज़ ऑफ लैंडस्केप। तो अगर सेंसस करना है तो भी हम फीसेस, जो फीकल मटेरियल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसका यूज़ कर सकते हैं। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है हमें, जेनेटिक वाली इन्फॉर्मेशन देता है, लीनिएज के बारे में बताता है, डाइट का प्रेफरेंस क्या है टाइगर का वो बताता है। और इसी से हम जान सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है, जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है, जो उसके शिकार हैं वो कौन कौन से हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। और बेसिकली हमें एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलती है वो है कि लाइफ स्टॉक प्रिडेशन रिलेटेड जो कन्फ्लिक्ट है वो कहाँ हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता है। जो लाइफ स्टॉक प्रिडेशन रिलेटेड कन्फ्लिक्ट है, अब इसको समझते हैं वो क्या है। क्या होता है, जब मान लीजिए कि जो वाइल्ड हर्बीवोरस हैं और लाइफ स्टॉक दोनों की अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए एक एरिया में, तो ग्रेजिंग के लिए क्या होगा, कंपटीशन। और फिर वाइल्ड लाइफ स्टॉक होंगे, जो बेसिकली जिसका शिकार करता है टाइगर, वो कम हो जाएगी उनकी पॉपुलेशन, क्योंकि कंपटीशन लाइफ स्टॉक से, और लाइफ स्टॉक को जो है चरागाह चराने पहुंच ही जाते हैं। तो फिर उस समय क्या होता है कि शेर लोग जो है लाइफ स्टॉक को अटैक करते हैं और ह्यूमन टाइगर कन्फ्लिक्ट होता है, जिससे टाइगर की जान खतरे में आती है। तो बेसिकली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये रिसर्च की गई है कि कहाँ क्या पॉपुलेशन है किसकी और किस तरीके से पैटर्न होता है शेर का खाने का, उसी को सॉल्व करने के लिए। तो क्या पता चला है, जो रिसर्च का रिजल्ट है, हैबिटेट स्पेसिफिक एनालिसिस इंडिकेट दैट द प्रे सिलेक्शन इज ड्रिवन बाय प्रे अबेंडेंस एंड बॉडी वेट बट नॉट डिटरमाइंड बाय प्रोटेक्शन स्टेटस। तो अगर प्रे सिलेक्शन की बात करें तो वो किस पे डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा अबेंडेंस है शिकार की, जो शिकार जिसका किया जा रहा है जो एनिमल का, उसकी अबेंडेंस कितनी है और कितनी ज़्यादा डेंसिटी है, कितना उसका बॉडी वेट है, ना कि प्रोटेक्टेड एरिया में हो रहा है या फिर नॉन प्रोटेक्टेड एरिया में। रिजल्ट ऑल्सो सजेस्ट दैट द प्रोटेक्टेड एंड नॉन प्रोटेक्टेड एरिया इन द तेराई रीजन वर मोर प्रोन टू लाइफ स्टॉक प्रिडेशन रिलेटेड कन्फ्लिक्ट। तो रिजल्ट ये भी बता रहा है कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है और नॉन प्रोटेक्टेड एरिया, दोनों में ही लाइफ स्टॉक प्रिडेशन रिलेटेड कन्फ्लिक्ट, मतलब ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बस इसके अलावा और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस आर्टिकल में, आपके लिए यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, थैंक यू, एन्जॉय योर डे।